जय हिंद। मैं आकृति। आज हम स्टार्ट करेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने हैं, हिंदी के संपूर्ण वाक्यों के आधार पर उसे कितने वर्गों में बांटा गया है और जितने वर्गों में बांटा गया है क्या उसके भी भेद हैं, उन भेदों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। वहाँ पे उस किसका कहाँ कहाँ यूज है, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम वाक्य रचना में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे आकृति 9 हिंदी चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना किसे कहते हैं? वाक्य रचना जैसे शब्दों के सार्थक संघात या मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक संघात या मेल को वाक्य कहते हैं। हमने शब्द रचना में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसी तरह से शब्दों के सार्थक संघात या मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग शब्द हैं और जब इन शब्दों को मिला दिया गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक वाक्य हुआ, एक सेंटेंस हुआ, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। हम खेल रहे हैं, ये सब क्या हुआ? ये वाक्य हुआ। तो वाक्य शब्दों के सार्थक संघात या मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हम किसे कहते हैं? हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य। हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य। अब हम जानेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य। तो अर्थ के अनुसार फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य। अब अर्थ के अनुसार वाक्यों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके कितने भेद हैं? तो इसके कितने भेद हैं? इसके 8 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके टोटल 8 भेद हैं। अब इसके फर्स्ट है विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो हमने ये 8 पढ़ा। कौन कौन से? देखिए, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। ये तो आपने पढ़ा, अर्थ के अनुसार 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ये पूरा 8 हैं। तो अब हम इसको जान लेते हैं पूरे डिटेल में। तो आइए देखते हैं विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या है? बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है? जहाँ पे स्वीकारात्मकता हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और दूसरा क्या है? हमने पढ़ा था निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे लिखा है जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य हुआ। जहाँ किसी कथन में नकारात्मकता हो वहाँ क्या होता है? वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे आज कुछ छात्र स्कूल नहीं आए। जैसे आज कुछ छात्र स्कूल नहीं आए, न जाने क्यों आज क्लास नहीं चल रही है। तो जहाँ पे नहीं शब्द हो वहाँ क्या होता है?
निषेधात्मक वाक्य होता है। मीन्स जहाँ नकारात्मकता हो वहाँ क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द हो अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, फिर देखी हैं, गए हो, सुने हो, नहाए हो, खाए हो आदि। ये सब क्या हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कहाँ क्या ही अगर हो तभी हम उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अगर कहाँ और क्या भी है लेकिन उसमें प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है, क्योंकि आधी हिंदी हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करती है, भाव के ऊपर निर्भर होता है। जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे वो सेंटेंस होता है, लेकिन जहाँ पे शब्द रहते हुए भी अगर भाव ना हो तो वहाँ पे वो वाक्य नहीं हो सकता है। जैसे अब आप देखे हैं, यहाँ पे क्या तो लगा नहीं है, लेकिन अभी अब कोई आपसे पूछता है क्या आप उसे देखे हैं, आप उसे देखे हैं, लेकिन पूछना तो ऐसे चाहिए कि क्या आप उसे देखे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं देखे हैं, सुने हैं, नहाए हो, तो ऐसे हम पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें भाव है, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचकता है। जैसे कि नोट में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव ना हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। मतलब जहाँ पे प्रश्नवाचकता का भाव ना हो वह वाक्य क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या वर्ड है, क्या शब्द है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें भाव नहीं है प्रश्न का। क्योंकि प्रश्न करने पे जो आंसर मिलता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट है, वाक्य है, कथन है। जैसे कि यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाओगे, इसमें प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है, इसलिए ये प्रश्नवाचकता वाक्य नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधकता का भाव हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधकता का भाव हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। जैसे हाय वह मर गई, अरे रावण भाग गया, अरे गजब हो गया, आहा मज़ा आ गया। तो ऐसे शब्द जहाँ हों, जैसे आश्चर्य, जहाँ पे एक तरह से हम कहते हैं आश्चर्य, विस्मयादि मतलब आश्चर्य हो, जैसे हाय वह मर गई, अरे रावण भाग गया, अरे गजब हो गया, हाँ मज़ा आ गया। तो ऐसे शब्द जहाँ हों वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, तो जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होगा। जैसे सुनो, इधर आओ, कमरे में मत जाओ। यहाँ पे कथन होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे कथन होना चाहिए। ये कथन है, ये कथन है। जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होगा। जैसे सुनो, इधर आओ, कमरे में मत जाओ। मतलब एक तरह से आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पे नकारात्मकता भी होती है, लेकिन हम नकारात्मकता को नहीं देखते हैं, हम इसे आज्ञा सूचक में ही लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नकारात्मकता तो होती है लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक में ही लेते हैं। अब हम देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होगा। जैसे भगवान करें आप सबको नौकरी मिल जाए, भगवान करें आप सबको नौकरी मिल जाए। ये क्या है, कि हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, भगवान से मतलब प्रे कर रहे हैं एक टाइप का। वहाँ पे जहाँ पे प्रे हो वहाँ पे इच्छा सूचक वाक्य, भगवान करें आप सब
खूब तरक्की करें। तो ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा सूचक वाक्य हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं संभाव्यवाची वाक्य। तो संभाव्यवाची वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ किसी कथन में किसी कार्य को होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्यवाची वाक्य हुआ। जो कंफर्म नहीं है, हम एक तरह से गेस करते हैं, हम संभावना व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संभाव्यवाची वाक्य कहते हैं। जैसे वह अपने घर आया होगा, वह लखनऊ चला गया होगा, वह पास हो गई होगी। ये हम क्या कह रहे हैं? ये हम कंफर्म हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक तरह से गेस कर रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जहाँ पे संभावना होती है वैसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य वाची वाक्य कहते हैं। अब आगे चलते हैं, संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य क्या है? जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, वहाँ क्या होता है? संकेत वाचक वाक्य होता है। मतलब कि पहला कथन जो होता है, इसमें दो कथन होते हैं, जैसे कि पहला कथन दूसरे कथन पे निर्भर होता है, या फिर दूसरा कथन पहला, मतलब अगर उसमें से एक को भी हटा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आती। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या है, इस कथन में क्या है? यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आती। अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट हटा दूँ तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? यदि आप मुझे बुलाए होते तो मतलब क्या? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? पूरा स्टेटमेंट तो हो ही नहीं रहा है, आगे हमें कुछ और कहना है, इसका मतलब बाकी रह जा रहे। या फिर आप इसे हटा दीजिए, मैं अवश्य आती तो क्यों आती? क्यों आती? मैं अवश्य आती तो क्यों आती? मीन्स एक स्टेटमेंट दूसरे पे जब डिपेंड हो, निर्भर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं पढ़ने जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं पढ़ने जाऊंगी हटा दीजिए, यहाँ पे मैं पढ़ने जाऊंगी हटा दीजिए। तो पिताजी के घर पहुंचते ही क्या? पिताजी के पहुंचते ही क्या? कुछ आगे तो हमें कुछ कहना पड़ रहा है। तो मैं पढ़ने जाऊंगी मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे, एक कथन दूसरे कथन पे अगर डिपेंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा टाइप। हमने पहला टाइप का पढ़ा 8 भेद। अर्थ के अनुसार हमने 8 भेद पढ़ा। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, रचना के अनुसार वाक्य। तो रचना के अनुसार कितने वाक्य हैं? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। रचना के अनुसार कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य होता है, वहाँ सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य हो, वहाँ सरल वाक्य होता है। यहाँ पे विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो यहाँ पे विधेय का मतलब प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट हो और एक से ज़्यादा जैसे कि उद्देश्य हो। जैसे मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है? मैं एक ही हूँ, मतलब मैं उद्देश्य हूँ। मैं क्या है? जैसे सब्जेक्ट मैं क्या हूँ? तो मैं हूँ। और बाज़ार जा रही थी, ये क्या है? ये टोटल क्या है? ये प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है, मतलब विधेय है। तो जहाँ पे एक उद्देश्य अथवा एक विधेय अथवा एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकता है, वहाँ क्या होता है? सरल वाक्य होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ बाज़ार जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और मित्रों के साथ बाज़ार जा रही थी, यहाँ पे क्या है? उद्देश्य कई सारे हो जा रहे हैं, लेकिन बाज़ार जा रही थी क्या है? ये प्रेडिकेट ही है। आई होप आपको सरल वाक्य समझ में आया होगा। अब हम संयुक्त वाक्य में डिफरेंस अभी
अभी आपको पता चल जाएगा आगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? अब हमने देखा सरल वाक्य में, हमने पढ़ा सरल वाक्य में, तो वहाँ पे क्या था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य में क्या है कि जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, मतलब एक से अधिक उद्देश्य भी हो और एक से अधिक विधेय हो भी हो, एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य के जो होता है वो प्रायः किंतु शब्द, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं बाजार जा रही थी और मेरी छोटी बहन खेल रही थी। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु वह माता से मिलने चला गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक से अधिक प्रेडिकेट है और यहाँ पे देखिए और क्या है? संयोजक है। संयोजक शब्दों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि ऐसा सरल वाक्य में नहीं था। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए किंतु, दूसरे एग्जाम्पल में किंतु, किंतु से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है। उसके और वह, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक क्या है? प्रेडिकेट है। एक से अधिक क्या है? प्रेडिकेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ पे एक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हों, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य जहाँ कथन में एक उद्देश्य, जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, मतलब उद्देश्य तो एक ही हों लेकिन उससे संबंधित विधेय जो हैं, प्रेडिकेट हों, वहाँ उससे संबंधित विधेय हों, वहाँ क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में प्रायः जैसे शब्द जो होते हैं वो ऐसे वैसे, जैसे जैसे शब्द आदि का प्रयोग होता है, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। यहाँ पे जैसे वैसे, जैसे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ कि जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। एग्जाम्पल है, जैसे ही बरसात हुई मेढक क्या बोलने लगे। तो ये मिश्रित वाक्य है कि जैसे बरसात हुई मेढक बोलने लगे, तो बरसात होने पे मेढक टर्राने लगे। मेढक क्या करते हैं? टर्राते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम इन तीनों को डिटेल में जान लेते हैं। तो कर्तृवाच्य हम किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है, मतलब सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, मतलब जिस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मेन होता है और स्टेटमेंट का जो भार है, लोड है, वो किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। यहाँ पे जोर किस पे दिया जा रहा है? अध्यापक पे दिया जा रहा है। मतलब कौन कर रहा है? तो अध्यापक कर रहा है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? तो छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पे ही पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य
तो जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है, सेम उसी तरह कर्ता की तरह ही, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, कर्म आ जाता है। उसमें कर्ता पे जो कर्ता मेन था और प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था, कर्म पर पड़ रहा था। और कर्मवाच्य में क्या है कि जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई भी देगा या दिखाई नहीं देगा, लेकिन द्वारा शब्द उसमें छिपा रहेगा। कर्मवाच्य में आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इस तरह से, जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसके द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है, तो हिंदी पढ़ी जा रही है। हिंदी पढ़ी जा रही है, क्या किया जा रहा है, तो पढ़ी जा रही है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे किस पे जोर दिया गया है, हिंदी पे दिया गया है। आप देख रहे होंगे किस पे जोर दिया जा रहा है, हिंदी पे दिया जा रहा है। हिंदी क्या है, कर्म है, तो इसलिए ये क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है भाववाच्य। जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य किसे कहते हैं, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मकता होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, माताजी से नहीं देखा जाता, माता जी से नहीं देखा जाता। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, मेरे पिताजी से नहीं, मेरे माताजी से नहीं देखा जाता। तो इसमें देख रहे हैं नकारात्मकता और अकर्मक क्रिया दोनों ही झलक रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। इसका भार जिस पे है क्रिया पे पड़ रहा है, भार जिस पे है, जिसमें भार जो है किस पे पड़े, क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन का मुख्य भूमिका निभाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया ही क्या है, कथन में स्टेटमेंट में क्या हो, मेन हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपकी मोटिवेशन से ही और भी जो भी टॉपिक है आसान शब्दों में हम अपलोड करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।